Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. रेड सी एक ऐसा क्राइसिस है जो कि लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि काफी न्यूज में था और इस वजह से एक अगेन फोकस पॉइंट बन गया था जियोपॉलिटिक्स का। एंड जियोपॉलिटिक्स का फोकस पॉइंट बनेगा तो ऑब्वियस बात है कि यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बट देखा जाए तो इस पर्टिकुलर क्राइसिस का इम्पैक्ट अभी भी दिख रहा है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्राइसिस जो रेड सी क्राइसिस कहा जाता है थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है वहां पे एंड इसमें कौन से प्लेयर्स हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स दिस क्राइसिस, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम रेड सी को समझेंगे, उसके बाद एक एक करके इंपॉर्टेंस ऑफ रेड सी, उसके बाद जो मेजर प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं उनको समझेंगे एंड फाइनली हम समझेंगे कि भाई क्या है इंडिया का पर्सपेक्टिव। चलो आते हैं, सबसे पहले तो रेड सी को समझते हैं। रेड सी एक ऐसा ट्रेड चैनल है जो कि वर्ल्ड ट्रेड के लिए इज एक्सट्रीमली क्रूशियल। क्यों? क्योंकि अगर आप अटलांटिक ओशन से इंडियन ओशन जाना चाहते हो तो ऑब्वियस रूट क्या रहता है जो बहुत सालों से हमारे हिस्ट्री में रहा है, इज द केप ऑफ गुड होप से। दैट इज पूरा अफ्रीका घूम के आप आओगे इधर, बहुत समय जाता है। अब ट्रेड को इफेक्टिव बनाने के लिए सुएज कनाल जब बनाया गया, सडनली इट ओपनड अ पैसेज कि मेडिटेरेनियन से अब सुएज कनाल के थ्रू आप यहाँ पे रेड सी में आ सकते हो। तो गल्फ ऑफ सुएज हो गया, गल्फ ऑफ अकाबा हो गया, उसके बाद अब रेड सी से होते हुए ये जो चोक पॉइंट है, दिस पर्टिकुलर एरिया इज बाबल मंदब। इस चोक पॉइंट के थ्रू आप गल्फ ऑफ एडन आओगे, गल्फ ऑफ एडन के बाद ये ओपन अप कर जाएगा धीरे धीरे इनटू इंडियन ओशन। अब सुएज कनाल जब नहीं था उस समय पे ट्रेड ऐसे बाय लैंड जाता था, ठीक है, मेडिटेरेनियन आता था, उसके बाद साइनाई पेनिनसुला क्रॉस करते हुए इट यूज्ड टू कम टू द रेड सी एंड देन रेड सी से जाता था। बट सुएज कनाल जब हुआ इट काइंड ऑफ ईज्ड आउट द ट्रेड इन सच अ वे कि भाई इफेक्टिव बन गया, कॉस्ट इफेक्टिव बन गया, टाइम इफेक्टिव बन गया एंड इसी से वॉल्यूम ऑफ ट्रेड भी बढ़ता रहा। आज के दिन अगर देखा जाए तो एशिया पैसिफिक, so this area that is the littoral countries of Indian Ocean and then the South China Sea area, इस पर्टिकुलर रीजन के लिए जो ट्रेड इंपॉर्टेंस है वो एक्चुअली रेड सी के थ्रू ही मेजॉरिटी पास करता है। बल्कि देखा जाए तो वर्ल्ड के अबाउट 15% ऑफ हाइड्रोकार्बन ट्रेड हैपेंस थ्रू द रेड सी, क्योंकि यही एरिया है जहां पे काफी ज्यादा क्रूड ऑयल मिलता है। नाउ रेड सी का जो इंपॉर्टेंस है वो कई बार हिस्ट्री में देखा गया है। एक समय था 1956 में जब इजराइल ने इट वॉक्ड इनटू साइनाई पेनिनसुला। तो ये इजराइल है ये वाला एरिया और ये इजिप्ट है। तो ये जो आपको वी शेप में दिखता है ना, ये साइनाई पेनिनसुला है। 1956 में इजराइल ने यूके, उस समय पे ब्रिटेन और फ्रांस के मदद से साइनाई पेनिनसुला तक क्रॉस कर गया था, क्योंकि उनको चाहिए था सुएज कनाल। उनका आइडिया था कि जिस दिन सुएज कनाल को हम कंट्रोल कर लेंगे, ऑफ कोर्स ब्रिटेन का मेजर प्लान था वो, तो ट्रेड जो होगा हमारे हाथ होगा। तो ये जो अगेन द सपना ऑफ कंट्रोलिंग द ट्रेड हुआ है सुएज कनाल एंड देन द रेड सी, कोई नया नहीं है, हमेशा से ये रहा है। और इसी वजह से नासिर का भी था कि नेशनलाइज करेंगे सुएज कनाल को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे एवरीवन न्यू कि ये जो पैसेज है सुएज कनाल से रेड सी से बाबल मंदब, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड ट्रेड। जो भी इसको कंट्रोल करेगा वो वर्ल्ड का ट्रेड पे डोमिनेंस कर सकता है। इसी तरीके से और एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट आता है, वो पनामा कनाल है, राइट, जिसको लेके आजकल इतना न्यूज चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम उसको ले लेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, और उसकी धमकी की वजह से पनामा भी एकदम स्टेप इन हो चुका है, एकदम लाइन पे चल रहा है। तो देयर आर दिस वेरी सिग्निफिकेंट चोक पॉइंट्स इन दीज ट्रेड रूट्स जो कि हमेशा कंट्रीज चाहते हैं कि उनके इन्फ्लुएंस में रहे। ओके, अब आते हैं 2021 की बात करेंगे, जहां पे 6 दिन के लिए सुएज कनाल में मूवमेंट बंद हो गया था। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि जब ये 6 दिन में एक शिप था एवर गिवन, वो क्या हुआ था कि वो इट हैड एन एक्सीडेंट एंड वो मूर हो गया था, जिसके वजह से जिस तरीके से वो ब्रेक डाउन हुआ था, पूरा पैसेज बंद हो गया था सुएज कनाल में एंड 6 दिन तक कोई भी वर्ल्ड ट्रेड नहीं आया था, उस थ्रू में नहीं जा पाया।
जिसकी वजह से हर एक कंट्री को बहुत नुकसान फेस करना पड़ा था। कहा जाता है कि इट एक्चुअली वेंट ऑफ टू डबल डिजिट बिलियन डॉलर्स ऑफ अ लॉस इन ट्रेड। अब ये जो नंबर्स हैं, ऑफ कोर्स इट इज अ नोशनल नंबर, एवरी कंट्री गिव्स देयर अंडरस्टैंडिंग कि क्या लॉस है, बट इससे ये दर्शाता है कि भाई अगर 6 दिन के लिए आप सुएज कनाल को रोक सकते हो, तो सोचो कि अगर मैं रेड सी में कोई भी मूवमेंट हो उस पर अटैक करूं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो कितना मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं रेड, मतलब जियोपॉलिटिक्स या वर्ल्ड ट्रेड को। और यही थॉट प्रोसेस के साथ आता है आपका यमन। अब यमन में आप यमन का लोकेशन देखो, एकदम बाबल मंदब के पास है। तो दिस becomes the thought process of many players, एक लौता प्लेयर नहीं है हुतीज, many players जो यमन में हैं और यमन में थे एक जमाने में, टू कंट्रोल दिस चोक पॉइंट, बाबल मंदब का चोक पॉइंट। अब ये जो एरिया है जिबूती, ये छोटा सा एक कंट्री है जिबूती। जिबूती क्या करता है कि वो अपना लैंड लीज पे देता है। व्हाट डज दैट मीन? वो कहता है कि भाई मेरे पास रिसोर्सेज है नहीं, तो कोई भी कंट्री जिसको आके यहाँ पे एक दे हैव टू मेक सम काइंड ऑफ पोर्ट या सम काइंड ऑफ फैसिलिटी, या यहाँ पे आके बेस बनाना है, मिलिट्री बेस बनाना है, हम उसके लिए लैंड दे देंगे। एंड यही वजह से जिबूती का खुद का यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं है बाबल मंदब में, बट यूएस का, फ्रांस का, बहुत सारे कंट्रीज, जर्मनी का, यहाँ पे चाइना का भी है, चाइना का भी बेस यहाँ बना पड़ा हुआ है, बिकॉज दे ऑल वांट टू इन्फ्लुएंस द ट्रेड गोइंग थ्रू द रेड सी। ये वर्ड में इन्फ्लुएंस बार बार क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, यू वांट टू नो दैट योर ट्रेड इज हैपनिंग विदाउट एनी हिकअप। जो कमर्शियल शिप्स आ रही हैं आपके पास या जा रही हैं आपसे, उस पे किसी और का अटैक ना हो, उस पे किसी और का रुकावट ना हो, क्योंकि ट्रेड अगर इंपैक्ट करेगा तो आपका इकोनॉमी इंपैक्ट करेगा। तो इसी वजह से यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द ट्रेड रूट्स, प्रोटेक्ट योर ओन ट्रेड सप्लाई। द सेकेंड इन्फ्लुएंस जो आता है वो ये होता है कि आपको पता चलता है कि कौन क्या कहां से ट्रेड कर रहा है, किसके साथ ट्रेड कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए, बिकॉज यू विल गेट टू नो। एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, when the ships are passing through you will get to know, because वहां पे flags रहते हैं, right? हर ship में flag रहता है to basically indicate कि भाई कहाँ का ship है। अब उस flag के basis पे आप ये again you kind of decipher कि अच्छा ये ship इंडिया का है या ये ship इस particular country का है, and from that you are able to decipher कितना किसका movement है, right? So this is again influence की बात होती है, इसी वजह से जिबूती में ये present है। जिबूती के बाद एक और कंट्री आता है सोमालिया, जस्ट एट द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सोमालिया इज फेमस फॉर पायरेसी। वहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इतनी है, सिविल वॉर के वजह से, पॉवर्टी के वजह से, रिसोर्स क्रंच के वजह से। रिसोर्स क्रंच क्यों है वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि अफ्रीका का ऐसा रिसोर्स क्रंच तो है नहीं, एक्सटर्नल प्लेयर्स का इतना इन्फ्लुएंस है कि रिसोर्स एक्चुअली में कॉमन पीपल के पास पहुंचता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल प्लेयर्स ही लेके चले जाते हैं। अब सोमालिया में इन पर्टिकुलर रीजंस के वजह से पायरेसी का एक लुक्रेटिव मार्केट है, बहुत अमेजिंग मार्केट चलता है, क्योंकि लोगों को शिप्स को लूटने से जो पैसा आता है उससे उनको वो जो सामान है वो ब्लैक मार्केट में बेचते हैं, ब्लैक मार्केट में उनको पैसा मिलता है जो कि ब्लैक मनी है, जिससे वो और वेपन्स और बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, राइट? हमेशा याद रखना, नॉन स्टेट एक्टर्स विल ऑलवेज डील विद ब्लैक मार्केट, और वहां पे ब्लैक मनी का ही सर्कुलेशन होता है। एंड ब्लैक मार्केट में आपका वेपन से लेके ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक सब कुछ होता है। तो जो भी लूट का सामान होता है वो सभी की चीजें चली जाती है ब्लैक मार्केट, राइट? सो दिस इज वेयर द लुक्रेटिव मार्केट कम्स इन। सोमालियन पायरेसी जो होता है, उन पायरेट्स जो करते हैं। अब सोमालियन पायरेसी तो बहुत सालों का है, नया कुछ नहीं है, बट सोमालियन पायरेसी का क्या है कि यहाँ पे कई सारे कोस्टल गार्ड्स हैं और कई सारे नेवीज प्रेजेंट हैं। चाहे आप जीसीसी का बताओ या आप इंडियन नेवी बताओ या आप यूएस, यूके, फ्रांस, बहुत सारे नेवीज प्रेजेंट है इन दीज वाटर्स जो कि प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट पायरेसी। इंडिया इज एट द फोरमोस्ट लेवल, वो एकदम टॉप लेवल पे आता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पायरेसी। हम उस पर भी बात करेंगे, पायरेसी के बारे में थोड़ा सा इनटू द सेशन। तो
पायरेसी के वजह से कभी ट्रेड एज सच इंपैक्ट नहीं हुआ। एक दो शिप लूटता है, बट उसके लिए भी नेवीज आर प्रेजेंट टू प्रोटेक्ट। बट इट इज अ प्रॉब्लम, ये जानना जरूरी है कि सोमालियन पायरेसी इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज जितना ये ब्लैक मार्केट को इन्फ्यूज करेगा, उतना वेपन्स, उतना ये ट्रैफिकिंग होगा, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बढ़ेगा, उतने टेररिस्ट को के पास दे विल बी फ्लश्ड विद वेपन्स एंड मनी। एंड सेकेंडली देर इज एन इम्पैक्ट, क्योंकि ये लॉस तो क्रिएट करता ही है कंट्रीज के लिए, जो भी लूट होगा वो लॉस है। इसी वजह से इट इज अ menace, it's a problem, but it is not a problem that is going to impact the entire trade। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए there are certain navies, there are certain coalition navies जो कि इन पर्टिकुलर गल्फ ऑफ एडन एंड गल्फ ऑफ ओमान में प्रेजेंट है। अब आते हैं वापस रेड सी क्राइसिस पे। अब इसके लिए सबसे मेजर जो चीज समझना है आपको वो है यमन। ठीक है, तो यमन को अगर आप देखते हो, सो एज आई सेड, जिबूती इधर है, आपका गल्फ ऑफ एडन इधर आ जाता है। अब यहां पे लोकेशन देखोगे आप, यमन का जो कैपिटल है वो है सना। ठीक है, एंड जस्ट एकदम बाबल मंदब क्रॉस करते ही आता है आपका पोर्ट ऑफ एडन, जो कि सदर्न यमन में आता है। एडन एक जमाने में एक डोमिनेटिंग पोर्ट था। कोई भी ट्रेड, जो भी शिप आता था, पहले एडन रुकता था, ट्रेड होता था, उसके बाद ये आगे बढ़ता था। तो एडन से बहुत पुराने ट्रेड लिंकेजेस हैं। इंडिया का भी अगर देखोगे, एडन के साथ सिविलाइजेशनल ओल्ड हमारा रिलेशंस हैं। हमारे बहुत सारे इंडियन भाई बहन वहां पे एक्चुअली रहते हैं ओवर जनरेशंस। एंड यमनी लोग में एक ऐसा ग्रुप है जो कि हैदराबाद में रहते हैं, इंटर मैरिजेस की वजह से, ट्रेड रूट्स के वजह से। तो एडन एक जमाने में इट वाज द हब ऑफ सिविलाइजेशंस मीटिंग, एम्पायर्स मीटिंग, बहुत ज्यादा ट्रेड होता था यहाँ पे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो है हुडेडा। ये पोर्ट आता है अपने बाबल मंदब से पहले। तो जब भी कोई शिप पास करता है वो हुडेडा रुकता है। हुडेडा के बाद बाबल मंदब क्रॉस करते एडन रुकेगा। एडन से ये एकदम निकल जाता है टूवर्ड्स द अरेबियन सी। Now, the idea of stopping in Hodeidah is basically again trade, and second is to find the passage कि भाई बाबल मंदब का पैसेज ओपन है, क्या है, यहां से उसके बाद ये लोग निकलते थे। Somalia was never that, again, because of tribal conflicts and other things, there was never that seen as that hub of trade. Instead, it was always Aden that was seen as. ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो, ये चोक पॉइंट को अगर रोका जाए तो अगेन नाउ यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। एंड यही चीज यमन में कई बार अटेम्प्ट की गई है, कोई नई चीज नहीं है यमन के पॉलिटिकल हिस्ट्री में टू एक्चुअली कंट्रोल बाबल मंदब। एंड इसी वजह से यमन में डिकेड्स के लिए वॉर होता रहा है। एक जमाने में यमन नॉर्थ एंड साउथ यमन में डिवाइडेड था, जहां पे एडन साउथ यमन में आता था, हुडेडा नॉर्थ यमन में आता था। एंड ये दो कंट्रीज थे एक समय पे। 1990s में जब कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर होता है, उस समय पे नॉर्दर्न यमन का जो प्रेसिडेंट था वो था अली अब्दुल्ला सलेह। कौन है? अली अब्दुल्ला सलेह। वो उस समय पे सदर्न यमन को यूनिफाई करते हुए एक कंट्री बनाता है यमन का। ठीक है, एंड ही वाज अ डिक्टेटर। अब उसके बाद उनका पावर बढ़ने लगता है, राइट, एंड ही स्टार्ट्स कंट्रोलिंग द एंटायर यमन पॉपुलेशन, कंट्रोलिंग ट्रेड्स दैट विल पास थ्रू द बाब अल मंदब स्ट्रेट। अब यहाँ पे जब भी कोई डिक्टेटर होता है, उसके अगेंस्ट में कई सारे ग्रुप्स होंगे जो कि आपको अपोज करेंगे, राइट। वैसा ही एक ग्रुप नॉर्दर्न, ये जो एक एरिया है यहाँ पे माउंटेन एरिया है, ये सऊदी अरेबिया एंड यमन वाला एरिया के पास, यहाँ पे जस्ट दिस नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पे ग्रुप था हुतीज बोल के, HOUTHIS। अब हुतीज जो हैं वो 1960 से अपोज कर रहे हैं यमन का जो लीडरशिप था, वो शिया है। हुतीज आर शिया बाय रिलीजन एंड they always wanted a separate place, separate identity के लिए। तो हमेशा से क्लैश चलता रहा है विद द नॉर्दर्न यमन, एंड बाद में अली अब्दुल्ला सलेह के साथ भी इनका क्लैश रहा है। तो ये जो क्लैश था वो अली अब्दुल्ला सलेह जब प्रेसिडेंट थे यमन का, उस समय पे उन्होंने पूरी तरीके से जो माइट होता है, मिलिट्री माइट है डिक्टेटर का, उससे उनको पूरा एकदम खत्म कर दिया था। अब आते हैं थोड़ा और
हिस्ट्री में, टुवर्ड्स द मॉडर्निटी पीरियड, टुवर्ड्स आवर टुडेज डेट, 2011 में अरब स्प्रिंग होता है। अरब स्प्रिंग क्या है? अरब स्प्रिंग एक ऐसा पॉपुलर प्रोटेस्ट मूवमेंट था जो कि शुरू होता है नॉर्थ अफ्रीका में। एक डिमांड रहता है कि डिक्टेटर्स या मोनार्की को हटा के डेमोक्रेसी लाया जाए। अल्जीरिया, तुनिसिया, मोरक्को, इजिप्ट, इन सारी कंट्रीज में ये एक पॉपुलर प्रोटेस्ट होता है। एंड ये प्रोटेस्ट फैलते फैलते बहरीन तक पहुंचता है, यमन में भी आता है। और यमन के लोग शुरू हो जाते हैं रास्ते में प्रोटेस्ट करने में, अली अब्दुल्ला सलेह को हटाने में। ठीक है, मौका मिलता है यहाँ पे जो दूसरे लोग थे जो अली अब्दुल्ला सलेह से थक चुके थे, उनको एक बार फिर से एक साथ आने का। तो हूतीज को एक ऑप्शन मिलता है कि वो साथ में आए। और इसी दौरान सऊदी अरेबिया को समझ में आता है कि यार अगर हम ऐसा कुछ करें जिससे कि अली अब्दुल्ला सलेह चला जाए और हम एक पपेट गवर्नमेंट बैठा दें और वो पपेट गवर्नमेंट हमें बाबल मंदब का कंट्रोल दे दे, तो क्या बात। तो यहां पे शुरू होती है कई सारे प्लेयर्स का मेडलिंग। जैसे सीरिया में हुआ था वैसे यहां पे भी मेडलिंग शुरू होता है। एंड इस मेडल के वजह से यूएई का आ जाता है, कई सारी चीजें आ जाती हैं। एवरीबडी वांट्स टू कंट्रोल बाबल मंदब, राइट, इतना इंपॉर्टेंट जो है। तो यहां पे हूतीज का अटैक शुरू होता है फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड ऑन सना, जो कैपिटल है, उसमें अटैक शुरू होता है। साथ में जैसे कि देयर वाज दिस मूव टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, अली अब्दुल्ला सलेह के ऊपर इतना पॉपुलर प्रोटेस्ट आता है कि वो भाग जाते हैं। उसी समय पे एक और गवर्नमेंट बैठाया जाता है और मंसूर हादी को एज अ लीडर बनाया जाता है ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के समय पे। अब कहा जाता है कि ही वॉज अ पपेट ऑफ सऊदी अरेबिया, जिसके वजह से हूतीज को पसंद नहीं था, जिसके वजह से जो कॉमन यमनी थे उनको भी ये समझ में आने लगा था कि भाई क्या हुआ, अली अब्दुल्ला सलेह को हटा के किसी और के पपेट को बैठा दिया ये चीज। तो यहाँ पे दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। हूतीज को क्यों दिक्कत था? क्योंकि हूतीज को खुद पावर में आना था और उस समय पे ईरान का मेडल शुरू हो जाता है, इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है। ईरान को लगने लगता है कि अरे यार अगर मंसूर हादी आ जाता है तब तो ये जो बाबल मंदब है ये तो पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा सऊदी अरेबिया, तो ये तो हम होने नहीं देंगे। तो हूतीज को सपोर्ट करने लगता है ईरान। ठीक है, अब लेट्स गो बैक टू द मैप। ये वाला मैप पे आते हैं। ठीक है, तो हूतीज यहां पे है, हूतीज को सपोर्ट करने लगता है ईरान एंड मंसूर हादी को सपोर्ट करने लगता है सऊदी अरेबिया। अब हूतीज शुरू हो जाते हैं जैसे कोई भी ईरान की प्रॉक्सीज हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, हमास हो या हूतीज हो, ये प्रॉक्सीज हमेशा वेपन्स और ट्रेनिंग लेते हैं ईरान से और वो बेसिक जो वेपन्स मिलता है उनको वो है मिसाइल्स। और शुरू होता है एक प्रोट्रैक्टेड प्रोलॉन्ग्ड एक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू प्रॉक्सीज। मतलब बेसिकली लीडर है ईरान और सऊदी अरेबिया, बट लड़ाई होती है यमन में जहां पे यमनी लोगों को पूरी तरीके से कोलैटरल बनाया जाता है। हूतीज अटैक करने लगते हैं, उसके बाद वो हुडेदा पोर्ट ले लेते हैं, कैप्चर करते हैं, उसके बाद सना कैप्चर करते हैं। जिस समय पे सना कैप्चर करते हैं मंसूर हादी वहां से भाग जाता है और उसी समय पे सलाह, जो अली अब्दुल्ला सलेह याद है आपको ना, वो पलटते हैं और कहते हैं नहीं हूतीज सही करना है, क्योंकि उनको भी तो सपोर्ट चाहिए था। तो वो हूतीज के साइड में आ जाते हैं। कुछ दिन बाद जब यूएस का भी इंटरफेरेंस आता है, यूएस कहता है कि भाई ये सही नहीं है, हम एक कोalition भेजेंगे, इमीडिएटली सलेह वहां से हटके चला जाता है सऊदी अरेबिया के पास। तो वो बेसिकली वो थाली का बैंगन टाइप हालत रहता है उनका कि इस तरफ कभी उस तरफ, बेसिकली डिपेंडिंग कौन पावर में है। बट कहानी में इंपॉर्टेंट क्या है कि हूतीज हुडेदा पोर्ट और सना को कैप्चर कर लेते हैं, उनका वहां पे होल्ड हो जाता है। अब ये होल्ड को तोड़ने के लिए जीसीसी, जो भी बेसिकली सऊदी अरेबिया, यूएई, जो 6 कंट्रीज हैं, वो डिसाइड करती हैं कि कोalition भेजेंगे लड़ने के लिए हूतीज के साथ। और वो कोalition, एक चीज याद रखना है कि जीसीसी के पास पेट्रोल है, पैसा है, वेपन्स और ट्रेनिंग घंटा नहीं है इनके पास। तो करते क्या है, वो अमेरिका से खरीदते हैं एंड अमेरिका से ट्रेनिंग लेते हैं और अमेरिका को बहुत मुनाफा पड़ता है ये। इसी वजह से अमेरिका बोलेगा हाँ जाओ लड़ो, हम ट्रेनिंग देंगे, हम वेपन्स देंगे। एंड क्योंकि अमेरिका का तो भाई विन विन सिचुएशन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर सऊदी अरेबिया जीसीसी आ गया तो मतलब यूएस का तो इनडायरेक्ट कंट्रोल आ ही गया। सेकेंडली सडनली वेपन्स ये लोग खरीदने वाले हैं, तो यूएस के
ब्लेसिंग के साथ ये जीसीसी कोalition आ जाता है लड़ने, और उस समय पे ये जो कोalition है वो एडन को अपने अंडर ले लेता है, ठीक है। तो एडन कम्स अंडर द जीसीसी कोalition while the northern Yemen continues to be under the Houthis, एंड शुरू होता है हुतीज की तरफ, अगेन द वॉर कंटिन्यूज। उसी समय पे हुतीज अटैक करने लगते हैं सऊदी अरेबिया में। एक ऐसा पॉइंट भी आता है कि सऊदी अरेबिया पे ऐसे मिसाइल अटैक्स होती हैं कि जगह उनका ले लिया जाता है, ये कंटिन्यू होता है। नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, यू शुड नो कि हुतीज कैसे अभी इंगेज है। इसी दौरान नेक्स्ट चीज जो आता है कि इजराइल में हमास एक किडनैपिंग, एक टेररिस्ट अटैक होता है जहां पे कितने सारे 200 इजराइलीज को किडनैप करता है, एंड देन इजराइल अटैक्स गाजा, राइट, अगेंस्ट हमास, अक्टूबर ऑफ लास्ट ईयर। अब इसके रिटेलिएशन में अगेन यू ऑलरेडी नो कि ईरान के प्रॉक्सीज हैं, ये हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज, तो ईरान को एक झटका होता है वहां पे, एंड इसी वजह से नवंबर ऑफ लास्ट ईयर में हुतीज डिसाइड करते हैं कि जो भी शिप इजराइल से आ रहा है या इजराइल को जा रहा है या इजराइल के लिए कोई सप्लाई है, उन पे अटैक करने लगेंगे। तो हुती शुरू करते हैं यहां से उडेदा और सना से अटैक करना। उस समय पे किसी को फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि इजरायली शिप था, कितना ही शिप था, वॉर जोन था, तो नोबडी वाज रियली बॉदर्ड विद इट। बट धीरे धीरे हुतीज को ये समझने में आने लगा कि यार इन्हीं सब शिप्स को अगर मैं अटैक करूं तो कोई फायदा नहीं है, अब मैं हर एक कंट्री जो इजराइल को सपोर्ट करता है उनको अटैक करूंगा, और इसके पीछे ऑफ कोर्स ईरान का हाथ था, ठीक है, ईरान का हाथ था। तो यहां पे क्या होता है, ईरान कम्स इनटू पिक्चर एंड ईरान सेज कि भाई हुतीज को जितना वेपन चाहिए, जितने मिसाइल चाहिए हम दे देंगे, रेड सी को ब्लॉक करो, बाबल मंदब को ब्लॉक करो, ठीक है। स्ट्रैटेजी बहुत पुराना है, एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है हुडेडा से, एंड दैट इज व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग। अब उसी दौरान जर्मनी के शिप्स, यूएस के शिप्स, एंड बेसिकली दी शिप्स हैड सम वेपन्स। जो जर्मनी का शिप था उस पे वेपन सिस्टम था, यूएस के तो कई सारे शिप्स पे अटैक करने लगता है, जिसके वजह से जो कमर्शियल शिप्स हैं वो कहते हैं कि भाई इस रूट पे जाना हमारे लिए लॉस है। तो और हर शिप को जब भी वो निकलते हैं कोई भी डेस्टिनेशन के लिए, तो यू हैव टू बेसिकली इंश्योर द शिप्स एंड द गुड्स इन इट, इंश्योरेंस होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट इंश्योरेंस बढ़ गया, इंश्योरेंस बढ़ गया तो मतलब प्रॉफिट घट गया, एंड इसी वजह से काफी सारे कमर्शियल शिपिंग लाइंस ने कहा कि भैया हमें रेड सी नहीं यूज करना है। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हम पूरा घूम के केप ऑफ गुड होप से जाएंगे, एंड ऐसा हालत हो गया कि द वर्ल्ड वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ लॉस। सबसे ज्यादा पिंच किसको करेगा, यूएस को करेगा और चाइना को करेगा। यूएस ने क्या किया कि 2 ऑपरेशंस इमीडिएटली स्टार्ट करता है, ठीक है। 2 ऑपरेशंस क्या है, एक आता है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, ठीक है, और दूसरा आता है ऑपरेशन पोसाइडन आर्चर। दोनों में डिफरेंस क्या है उसको बोलते हैं। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन क्या था कि भाई शिप्स को वो लोग सेफ्टी देंगे, दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द शिप्स ताकि कोई मिसाइल ना आए, एंटी मिसाइल्स के यूज में दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द शिप्स। पोसाइडन आर्चर मतलब डायरेक्टली अटैक करना ऑन द मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स ऑफ द हुतीज। पहले ये ऑपरेशन आया, उसके बाद ये वाला ऑपरेशन आया बाय द यूएस, ठीक है। साथ में जीसीसी कोalition को भी बोला गया कि भाई फुल हैंड है हुतीज के अगेंस्ट अटैक करने का। तो यहाँ पे यूएई ने एक इट फॉर्म द एसटीएफ एंड ऑल ऑफ दैट, बट वहां पे काफी सारा अनदर स्टोरी इफ यू वांट टू नो अबाउट इट, उसको बाद में कवर करेंगे। बट अगेन गेव अ फ्री हैंड टू द जीसीसी की हैव दैट इंटरनल डिस्प्यूट विद हुतीज। यहां तक बात आ गई थी कि हुतीज वांटेड टू हैव अ पीस डील विद द जीसीसी, बट बात यहां तक इंटरनली पुश कर दिया था यूएस ने। अब यहां पे और एक ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑपरेशन ओशन शील्ड बाय नेटो। नेटो भी प्रेजेंस करने लगा था एज ऑपरेशन ओशन शील्ड, ठीक है। अब इतने ऑपरेशंस हो रहे हैं, मैंने क्या कहा था कि चाइना को भी इंपैक्ट हो, ऑब्वियस बात है। इंटरेस्टिंग बात है कि कोई भी रशियन शिप या चाइनीज शिप पे अटैक नहीं हुआ था। ब्लॉकेड की वजह से शिप मूवमेंट जरूर रुकी थी, बट अटैक एज सच नहीं हुआ था, जिसका मतलब ये था कि भाई इट हैड द सो कॉल्ड ब्लेसिंग ऑफ द रशिया चाइना ईरान नेक्सस,
ठीक है। नाउ अमिडस्ट ऑल ऑफ दिस इट इज इंपॉर्टेंट कि भाई जिस तरीके से अटैक होने लगा, हुतीज टुक अ बिग हिट एंड धीरे धीरे ओवर लास्ट ईयर, अगर इस साल नहीं लास्ट 2024 के अगर आप मार्च का न्यूज देखते हो, जनवरी में पीक करता है, फरवरी मार्च तक इट स्टार्ट्स पेटरिंग एंड फाइनली एक ऐसा सिचुएशन आता है कि भाई हुतीज के जो अटैक्स होते हैं उनका नंबर कम होता रहता है, ठीक है। एंड उसी दौरान पे बहुत सारा रिपोर्ट्स भी आने लगते हैं यूएन के तरफ से कि भाई यमन में पॉवर्टी है, यमन में एक वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी होने वाला है जहां पे malnutrition की वजह से generations are going to be wiped out and all of these reports start coming in, जहां पे यूएन में काफी डिस्कशन शुरू हो जाता है यमन को लेके। नाउ ये एक टैक्टिक रहता है टू बेसिकली लुक इनटू द इंटरनल मैटर, सेंड यूएन आउट देयर थ्रू एनी सच यूएनडीपी हो गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू में, ताकि मैटर को हम अलग तरीके से देखें। उसी समय पे हुतीज पे भी प्रेशर आने लगता है कि भाई पीस के लिए बात करने लगो वरना दिक्कत होने लगेगी, एंड दिस स्लोली ब्रिंग्स दैट इशू टू एन एंड, ठीक है। आज भी देयर इज अ प्रॉब्लम दैट हुतीज कभी कभी एक मिसाइल होता है, लॉन्च होता है, ये होता है, वो होता है, सब चलता रहता है, बट नथिंग दैट स्टॉप्स द ट्रेड। बट ये हो गई हुतीज की बात। आते हैं दूसरी चीज पे, दैट इज द पायरेसी, क्योंकि पायरेसी तो अभी भी हो रहा है, पायरेसी तो कंटिन्यू हो रहा है ये सोमालियन एरिया में, राइट। तो अब इसको लेके भी जैसे मैंने कहा था, देयर आर मल्टीपल नेवीज एट वर्क। इंडियन नेवी का है ऑपरेशन संकल्प, जो कि इसके वजह से हम लास्ट 2-3 साल से वी आर हियर प्रोवाइडिंग नेट सिक्योरिटी। दैट इज बेसिकली कोई भी शिप के अगेंस्ट कोई पायरेसी अटैक होता है तो हम इमीडिएटली, अगर हमारे पास वो डिस्ट्रेस कॉल आता है तो हमारी नेवी जो है वो भागती है टू प्रोटेक्ट देम। हमारी कई सारे नेवल शिप्स इन पर्टिकुलर वाटर्स में हैं, एंड इसी वजह से ओमान यहाँ पे जो है उन्होंने डुकुम पोर्ट भी हमें दे के रखा है कि बिकॉज इंडिया इज डूइंग सच ग्रेट वर्क इन फाइटिंग अगेंस्ट पायरेसी, ठीक है। सो वी आर राइट देयर एट द टॉप फाइटिंग अगेंस्ट पायरेसी। बट हुतीज की बात करें तो इंडिया ने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया था किसी भी ऑपरेशन में, चाहे नेटो का तो ऑफकोर्स नहीं करेंगे, बट यूएस के ऑपरेशन में भी इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। हमारा मानना था कि भाई ये जो है ऑफकोर्स इट अफेक्टेड आवर ट्रेड, बट वी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट, क्योंकि यहाँ पे साइड्स लेने वाली बात आ जाती है, राइट। हुतीज को अगर हम अगेंस्ट जाते हैं तो ईरान के खिलाफ जा रहे हैं, और ईरान के साथ हमारा चाबहार का डील तो चल ही रहा है, लास्ट फरवरी में ही फाइनलाइज हुआ है, तो इसीलिए वी डिड नॉट वांट दैट। साथ में अगर हम हुतीज को सपोर्ट करते हैं तो यूएस के खिलाफ चले जाएंगे, तो वी रियली वेर इन न्यूट्रल पोजीशन ऑन दिस मैटर। हमने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। हमारा जो मानना है कि भाई यहाँ पे आप लोग सॉर्ट आउट करो, ये जो एरिया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इंडिया सॉर्ट आउट करेगा। नाउ दिस इज वेयर our policy of सागर, security and growth of all in the region, इस सागर पॉलिसी को कुछ ही दिनों में हमारे प्रधानमंत्री इज गोइंग टू गिव अ मोर डिटेल्ड अप्रोच टू इट। इसके बारे में उन्होंने कई बार, इवन अभी जो मॉरिशस की ट्रिप में गए उन्होंने बोला भी है सागर के बारे में, बट सागर का एक नया वर्जन या अप्रोच आने वाला है कुछ ही दिनों में। बट द प्रीवियस अप्रोच दैट इज देयर कि भाई इट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। ग्रोथ मतलब ट्रेड, एंड सिक्योरिटी का मतलब है कि भाई everybody is safe in the trade routes. Now the safety for us basically meant fighting against piracy and not this geopolitical chess game, ठीक है। तो हमारा जो सागर पॉलिसी SAGAR, उसमें सिक्योरिटी के नाम पे हम ऑपरेशन संकल्प चला रहे हैं टू फाइट अगेंस्ट पायरेसी। दैट इज इंडियाज पर्सपेक्टिव इन दिस एंटायर रेड सी क्राइसिस। इसको आपको ढंग से समझना है, नॉट ओनली फॉर योर मेन्स बट ऑल्सो फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ये ऑपरेशंस के नाम एज वेल एज हुतीज कहाँ के बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। प्लेसेस इन न्यूज के सीरीज में मैंने रेड सी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हुए आइलैंड्स और ये सारी चीजें आपको बताई हैं कि कौन सा स्ट्रेट है, कहाँ पे है। रेड सी को आपको एकदम अच्छे से समझना है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि कोई क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड। चलिए इसी के साथ लेट मी रैप अप टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।